So hi everyone, this is 13th video of our C programming language series, and in today's video we are going to discuss the operators in C. So if you are following our playlist, then you are aware of that we have completed decision making in C, but we are left with the programs of that topic. So before going on to the programs, we must have to understand the operators in C. So what are operators? So basically operators are those symbols which command the computer to do a certain mathematical or logical manipulations. For example, अगर आपने बचपन में मैथ्स पढ़ी ही होगी वैसे आप सब ने, तो आप जानते होंगे कि 9 + 9 इज इक्वल टू 18। तो ये जो प्लस साइन है, जिसे हम ये प्लस साइन बोलते हैं, ये होता है हमारा ऑपरेटर, राइट। और जिन दो नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑपरेंड्स। तो ये दोनों लाइन हो गए हमारे ऑपरेंड्स, और ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं ऑपरेटर। और अगर आप इन दोनों को प्लस करना चाहते हैं तो सिंपल आप एक प्लस का साइन लगा देते हैं। तो ये जो प्लस का साइन है इसे बोलते हैं ऑपरेटर। अगर सिमिलरली मुझे इन दोनों नंबर्स को माइनस करना हो यानी सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मैं ये माइनस वाला सिंबल लगा दूंगा। अगर डिवाइड करना हो तो डिवाइड वाला सिंबल लगा देंगे, और अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ये क्रॉस सिंबल लगा देंगे, राइट। तो अब ये ऑपरेटर्स, मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवाइड का सिंबल, ये सब रिप्रेजेंट क्या करते हैं? एक्चुअली हमें बताते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन इन पर अप्लाई करना है। तो सिमिलरली अगर हमें कंप्यूटर से भी कुछ परफॉर्म कराना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, तो हमें उसे बताना होगा कि उसे एक्चुअली में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये सब बताने के लिए हमें उसे ऑपरेटर्स की हेल्प से हम उसे समझाते हैं, राइट। तो पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अब हमारे पास तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे हमारे पास और भी कैटेगरीज होती है, पर बेसिकली हमारे पास जो मेन होते हैं वो तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट इज यूनरी, सेकंड इज बाइनरी, थर्ड इज टर्नरी। अब यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है, या फिर जिनमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। अभी हम देखेंगे कि एक ऑपरेंड वाला कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे आगे चल के। बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जहां पर आपके दो ऑपरेंड होते हैं, और टर्नरी में दो से ज्यादा ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। यूनरी यानी एक ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड यानी वो वैल्यूज जिन पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। बाइनरी में आपके पास टू ऑपरेंड्स होते हैं, और टर्नरी में मोर देन टू, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज, स्पेशल असाइनमेंट, राइट। और इनके आगे लिख भी रखा है मैंने कि ये कौन से टाइप के हैं, बाइनरी हैं, यूनरी हैं, टर्नरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत सिंपल होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, राइट। अब ये इसमें आपने शायद ये पहली बार देखा होगा, ये सिंबल तो पहली बार नहीं देखा, लेकिन ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या चीज़ है, राइट। अब इसको समझना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपसे शायद आपके साथ डिस्कस किया था, एक छोटा सा कोड नहीं, एक लॉजिक डिस्कस करा था, राइट। कि अगर आपको किसी नंबर को इवन प्रूफ करना है, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। और अगर वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है, तो यानी वो इवन नंबर है। अब ये हम पता कैसे चलता है कि ये किस मॉड्यूलर मतलब किस ऑपरेटर की हेल्प से ये डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए, डिवाइड करना है तो आप इस ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिवाइड करने के बाद हमें प्रोवाइड करता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये भी हमारे डिवीजन का ही काम करता है, लेकिन इसकी हेल्प से हमें रिमाइंडर एज ए आंसर मिलता है। अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले थोड़ा ऊपर से बात करते हैं। ऐड में सिंपली आप दो नंबर को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट कराना हो, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई का यहाँ पर सिंबल थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई का ये क्रॉस वाला सिंबल, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये स्टार की तरह दिखने वाला सिंबल यूज़ करना है। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखें तो आपके पास एक 8 नंबर होगा, और अगर आप इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये वाला नंबर आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, डिवाइड के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, और ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। परसेंटेज की तरह दिखने वाला ये सिंबल एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, इसका नाम मॉड्यूलस ऑपरेटर है। जब भी हमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर एज ए आंसर चाहिए हो, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बार इसको और ठीक से देख लेते हैं कि अगर आप 4 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 2 2 ज़ा 4 यानी 2, ठीक है। और वहीं आप 4 मॉड्यूलस 2 करते हैं, राइट, तो मिलेगा आपको आंसर ज़ीरो, ठीक है। अब ज़ीरो मिला है क्यों? डिवाइड करने पर तो आंसर ज़्यादातर 2 आता है। हम यहाँ पर उस क्वेश्चन की बात कर ही नहीं रहे हैं ना, हम डिवाइड करने वाले आंसर की बात कर ही नहीं रहे हैं। हमें तो यहाँ पर वो रिमाइंडर जो आ रहा है वो हमारा आंसर होगा, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है? ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट। देखिए ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी इंक्रीमेंट यानी बढ़ रही है कोई चीज़, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट यानी कम हो रही है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ये रखा है कि कंसिडर ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगर हमने 2 बार प्लस का सिंबल सिंबल लगा दिया है किसी ऑपरेंड पर, ठीक है, तो वो होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर सेम हम उसी प्लेस पर माइनस वाले सिंबल यूज करते हैं तो वो होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती है, एक तो होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट में ऑपरेंड के बाद लगे हुए सिंबल प्री इंक्रीमेंट में पहले लगे हुए हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट में आपकी वैल्यू जब इंक्रीज होती है जब आप उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन होने के बाद वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू असाइन होने से पहले ही इंक्रीज हो जाती है। पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू असाइन होने के बाद इंक्रीज हो रही है और प्री इंक्रीमेंट में असाइन होने से पहले ही इंक्रीज हो जाती है। अब ये असाइन क्या है? असाइन मैंने आपको बताया था, जब ए इज इक्वल टू 9, तो ये जो इज इक्वल टू वाला सिंबल आता है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये हमें ये बताता है कि आपकी जो वैल्यू राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल पे जाके स्टोर हो रही है। तो ये चीज़ होती है असाइनमेंट, यानी वैल्यू आपने असाइन कर दी है इस वेरिएबल को, ठीक है। थर्ड आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स अगर आप ये सिंबल देख रहे होंगे तो ये डबल इक्वल टू की तरह लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा। अगर आप सी लैंग्वेज में ये सिंबल यूज़ करते हैं तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप यही सिंबल 2 टाइम्स यूज़ करते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है इक्वल सिंबल, यानी ये आप यूज़ करते हैं इक्वालिटी के लिए, टू रिप्रेजेंट इक्वालिटी, ठीक है। तो अगर आपको a इज इक्वल टू बी चेक कराना हो कि वो दोनों इक्वल है या नहीं, तो आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे। जब भी आपको इक्वल शो करना हो, शो नहीं, अगर आपको चेक करना हो कि हमारे 2 वेरिएबल्स इक्वल है कि नहीं, तो आप इस वाले ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और अगर आपको चेक करना हो कि ये इक्वल नहीं है, अगर आपके पास एक कंडीशन है और आपको उस कंडीशन को चेक करना है कि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन बेसिकली, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर आप इस तरह के ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद ये असाइनमेंट वाला ऑपरेटर आ जाएगा। और ये तो सेम बहुत सिंपल सा है, ये आपने बचपन में भी पढ़े होंगे सबने, जब आप मैथ्स पढ़ते थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये उसी तरह के सिंबल्स हैं। और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यानी ये हमें ये बताता है, ये कंडीशन हमें ये बताना चाह रही है कि यहाँ पर हमारा जो ए है वो बी से ग्रेटर भी हो सकता है, बी से बड़ा भी हो सकता है, और बी के इक्वल भी हो सकता है। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये हमें ये बताना चाह रही है कि यहाँ पर ए हमारा बी से लेस भी हो सकता है और बी के इक्वल भी हो सकता है। देन हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं अब। तो देखते हैं कि समझते हैं कि पहले वैल्यू हमारे पास ए में हमने वैल्यू असाइन कर दी 10 और बी में वैल्यू असाइन कर दिया 20, ठीक है। अब ये आपको एम परसेंट दिखता होगा, ये वाला जो सिंबल है ये एम परसेंट होता है, ठीक है, जिसे आप एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपको वैल्यू स्टोर करानी होती है तो आप एड्रेस में स्टोर कराते हैं ना, राइट। तो इस तरह का जो ये सिंबल है, सॉरी, हाँ हाँ, ये वाला जो सिंबल है इसको बोला जाता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर, ठीक। तो एंड ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, किस लिए यूज हो रहा है? तो इसको रीड करते हैं पहले। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अब ये नॉन जीरो जीरो वाला क्या सिस्टम है? देखो कंप्यूटर हमारा सिंपल लैंग्वेज तो समझता नहीं है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जीरो वन वाली, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वन होता है उसको हम नॉन जीरो बोलते हैं और जीरो को जीरो ही बोलते हैं। यहाँ पर हम वन को ट्रू भी बोलते हैं और जीरो को फॉल्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं कहीं ट्रू बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना कि मैं वन की बात कर रहा हूँ, और अगर कहीं मैं फॉल्स बोल रहा हूँ तो यानी मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन जीरो यानी वन मतलब ट्रू, और अगर जीरो की बात कर रहा हूँ तो फॉल्स, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज है जिसमें से एक वैल्यू हमारी नॉन जीरो है, यानी ए हमारा वन हो गया और बी हमारा जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर दोनों वैल्यू नॉन जीरो होती है यानी दोनों वैल्यू बने तो आंसर आएगा इन दोनों को सॉल्व कर कर वन।
लेकिन अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हुई यानी एक भी वैल्यू जीरो होती है तो आंसर फॉल्स ही आएगा, यानी हमें आंसर मिलेगा जीरो। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हम ये समझ सकते हैं कि अगर दोनों ऑपरेंड्स हमारे ट्रू हैं तो ही आंसर हमारा हमारा ट्रू आता है, वरना आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। और लॉजिकल और ऑपरेटर में आप ये डबल स्लैश यूज करते हैं या, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कोई भी एक ऑपरेंड, एनी वन ऑपरेंड, अगर वो नॉन जीरो है, अगर वो ट्रू है, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो ट्रू होता है, यानी वो वैल्यू वन आती है। ठीक है। इसके बाद ये होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यानी ये एक्चुअली में ये वैल्यू को रिवर्स करने का काम करता है, यानी जो आपका आंसर आ रहा है उसको रिवर्स कर देगा। अब अगर आपका यहाँ पर सॉल्व करने से, इन दोनों को सॉल्व करने से फाइनल आंसर आपका आया ट्रू, लेकिन आगे देख लीजिए क्या लगा हुआ है सर। हाँ, यहाँ चेक कर लीजिए क्या लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, ये है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब ये क्या कर देगा, ये आंसर को रिवर्स करता है। ठीक है, तो अगर आपकी ये वैल्यू ट्रू आ रही है यानी ये वन आ रही है, तो ये आंसर को रिवर्स कर देगा यानी जीरो आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर पे। बिटवाइज ऑपरेटर को समझते हैं हम। तो पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम की नॉलेज देना चाहूँगा। ठीक है, देखिए आप बाइनरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। हाँ, तो 1, 2, 4, 8, 16। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पहले मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, यानी मैं वैल्यूज़ को डबल करता जा रहा हूँ। ठीक है। अब ये होते हैं, ये जो मेरे नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं बिट, ये हैं बिट्स। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है नंबर 18, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा 18 को? मैं 1 के नीचे लिख दूंगा 0। और 18 मैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मुझे पता है कि 18 जो होता है 16 प्लस 2 18 बना रहा है, यानी वो 16 और 2 का सम है। वो वैल्यू जो 18 है वो 16 और 2 का सम है। तो मैं 16 के नीचे लगा दूंगा 1 और 2 के नीचे भी लगा दूंगा 1, और बाकी सब ये चलेगा एज इट इज 0। और ये सिर्फ 16 तक ही लिमिटेड नहीं होता है, ये इसके आगे भी होता है। 16 का डबल कितना होता है? 32। 32 का डबल क्या होता है? 64। ठीक है। तो अगर मुझे 18 रिप्रेजेंट करना था तो इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरो हो गया, और बाकी सब भी ज़ीरो। और अगर वहीं मुझे रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से 40 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा 40 को? 40 क्या होता है? 32 + 8 यानी 42 बना रहा है वो। ठीक है। तो 32 और 8 के नीचे हो गया 1, बाकी जो नंबर है उनके नीचे सिंपल आप ज़ीरो लगा दीजिए। जब भी आपको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा कोई नंबर, तो आप उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये होगा, ये हो गया आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है लेट्स से 12, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 12 किसका सम होता है? 8 और 4 का। तो 8 और 4 के नीचे लगा देंगे हम 1, और बाकी नंबर्स की तो आपको ज़रूरत बची ही नहीं, तो लगा दीजिए 0। ठीक है। तो ये होता है हमारा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम। ठीक है। ये हो गया बाइनरी वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि a इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 13। ठीक है, और ये 60 और 13 का रिप्रेजेंटेशन है। राइट। आप इसको खुद एक बार करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हमने 60 को कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है और 13 को कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है। तो पहले समझते हैं बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या होता है। देखिए बाइनरी एंड ऑपरेटर, आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर समझा था, उसमें क्या था कि आपके पास अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर 12, सॉरी आंसर ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास एक भी वैल्यू फॉल्स हो रही है तो आपका आंसर फॉल्स आ रहा है। ये बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या करता है? ये बिट्स पे वर्क करते हैं। ये क्या काम करते हैं? बिट्स पे वर्क करते हैं, इसलिए आपने ये पहले बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैंने ए एंड बी को लिखा है तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पर कि मेरे दोनों वैल्यूज जो है मेरे पास वो ट्रू होनी चाहिए, यानी दोनों वन होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स है,
फॉल्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जीरो, अगर एक भी जीरो आ रहा है, अगर एक जीरो है एक वन है, यानी एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो भी जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो फॉल्स ही आएगा, वो जीरो ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों ही वन होने चाहिए, दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, तभी जो फाइनल आंसर आ रहा है वो ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं। अ, हाँ, ठीक है, तो ए आपका यहाँ पर 60 है, ए इज इक्वल टू 60 एंड बी, बी इज इक्वल टू व्हाट, बी हो गया हमारे पास 13। ओके, तो अभी आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे बाइनरी एंड ऑपरेटर की हेल्प से। तो बाइनरी एंड ऑपरेटर, ठीक है, तो अभी आपको इस पर फोकस करना है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी आपको इसको इस पे फोकस करना है। ठीक है, आपको इसकी हेल्प से बाइनरी एंड ऑपरेटर लगाकर इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं सॉल्व। पेन यूज करते हैं सब, ठीक है, राइट, ठीक। तो पहले देखिए जीरो वन, इसमें एक वैल्यू फॉल्स है एक वैल्यू ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग एन एंड ऑपरेटर, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर जीरो, जीरो जीरो, दोनों ही फॉल्स हो गए तो भी जीरो आएगा। वन वन, इस बार दोनों ट्रू हो गए तो वन आएगा। वन वन अगेन, दोनों इस बार ट्रू हो गए तो इस बार भी वन वन आएगा। फिर से आप देख लीजिए, वन जीरो तो जीरो, वन जीरो, एक और बार जीरो, और इस बार तो दोनों ही फॉल्स हो गए लास्ट में, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, और अगर इसके बजाय हम यूज करें और ऑपरेटर का, तो और ऑपरेटर क्या डिमांड करेगा कि भाई कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो, एनी वन वैल्यू ट्रू, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो भी ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आपका एक वैल्यू आपके पास फॉल्स है एक वैल्यू ट्रू है, तो क्या आया, ट्रू वन। यहाँ देखते हैं, ये सेकंड वाले में एक वैल्यू फॉल्स हो गई तो दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, तो फाइनल आंसर जीरो। ठीक, यहाँ पर वन है यहाँ पर वन है, दोनों ट्रू हो गए तो ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर वन है यहाँ पर भी वन है, दोनों ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। राइट, ये वन जीरो, यानी एक ट्रू है एक फॉल्स है, कोई नहीं चलेगा, एक ट्रू तो है ना, तो यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है, ट्रू हो गया। दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स हो गए। यहाँ मैंने इस नंबर को थोड़ा मतलब सीक्वेंस में तो लिखा है लेकिन अलाइन नहीं करा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन, ये हुआ आपका और ऑपरेटर की हेल्प से, और ये वाला आंसर आया है आपका एंड ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, तो ये बाइनरी एंड और बाइनरी और हो गया। बाइनरी एक्सॉर, देखिए इनके सिंबल्स भी आप ध्यान रखिएगा, ये बाइनरी एंड ऑपरेटर है। ठीक है, ये एम परसेंट है सिंगल टाइम यूज करते हैं, ये स्लैश है ये सिंगल टाइम यूज करते हैं, ये एक्सॉर ऑपरेटर होता है, और ये बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट होता है कि जहां पर वन है वहां पर जीरो कर दो, जहां पर जीरो है वहां पर वन कर दो। अब ये किसी भी एक ऑपरेंड पे यूज होता है, जैसे यहाँ पर इस सिंबल को यूज करते हैं हम एज ए बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं यूज कर रहा हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ए के साथ यूज कर रहा हूँ, तो ए हमने यहाँ बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जहां पर भी जीरो है, जहां कहीं भी जीरो है आप उसको वन कर दीजिए, और जहां पर वन है उसको जीरो कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ उल्टा करते हैं। ठीक है, एक्सॉर को समझते हैं, एक्सॉर क्या होता है। तो एक्सॉर कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। अब ये क्या कहना चाह रहा है, एक्सॉर में अगर जो बिट आपकी दोनों ऑपरेटर में है वो तो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो बिट किसी भी एक ऑपरेटर में है वो ट्रू हो जाती है। अब इसको दोबारा समझिए, अगर अगर दोनों ऑपरेंड्स हैं हमारे पास और उनकी दोनों बिट ट्रू हैं, यानी दोनों बिट उनकी अगर सेम है, ये जरूरी नहीं है कि ट्रू ही हो, फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन दोनों बिट सेम नहीं होनी चाहिए,
अगर दोनों बिट सेम हो गई तो वो फॉल्स दे देगा। अगर दोनों बिट इक्वल हो गई, यानी अगर दोनों बिट इक्वल हो गई, अगर दोनों बिट सेम हो गई तो फॉल्स दे देगा। अगर दोनों बिट डिफरेंट हो गई तो वो वन दे देगा। ठीक है, तो एक्सॉर हमारा इस लॉजिक पे वर्क करता है। ठीक है, अब बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, ये आप देखिए, द लेफ्ट ऑपरेट वैल्यू इज मूव्ड बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेट। आपके पास ए ऑपरेटर है, ऑपरेंड है सॉरी, और ये जो आपके पास बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये वाला इस तरह से दिख रहा होगा, ये आपका एरो जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी ए की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ये, और राइट हैंड साइड पे लिखा है टू। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो बिट्स हैं ए ऑपरेंड में, ए में आपकी जो बिट्स हैं वो टू बिट्स शिफ्ट कर जाएं टूवर्ड्स, टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव करे वो बिट्स। तो आप इसको देखिए, यहाँ वन था, अगर ये वन लेफ्ट की तरफ मूव होना है, वो भी दो बिट, तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ आ जाएगी इसकी पोजीशन, बिल्कुल आगे। ये भी दो बिट मूव होगा ये वाला वन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये भी दो बिट मूव होंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा होगा, क्योंकि दो दो बिट को मूव करा रहे हैं हम, तो इसलिए हमारा जो ये आंसर आया ये 240 हो गया। अब बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है हमारा ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पर तो आप लेफ्ट की तरफ बिट्स को मूव करा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर में आप टुवर्ड्स द राइट बिट्स को मूव कराएंगे। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये ऑपरेटर, से काफ़ी बार आप यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर ए इज इक्वल टू बी कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसका यूज़ करते हैं। हम काफ़ी बार यूज़ भी कर चुके हैं, आप हमारे पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये हो गया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक एग्जांपल भी है कि अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो सी में स्टोर हो जाएगी, यानी सी को आप असाइन कर रहे हैं। इसको समझते हैं एंड, एड एंड ऑपरेटर। अब देखिए ये जो सिंबल है सी प्लस इज इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। और अगर आप सिमिलरली आप नीचे भी देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सी माइनस इज इक्वल टू ए, मतलब सी इज इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है, यानी आप सी में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और फिर जो न्यू वैल्यू आएगी वो सी में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम हम यूज करते हैं ये वाला ऑपरेटर, एड, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल ऑपरेटर है, मतलब काफ़ी यूज होते हैं ये ऑपरेटर्स, इनको आप ध्यान रखिएगा। फिर मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये सिमिलरली इसी की तरह वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बल्कि इनका एग्जांपल भी आप नीचे देख सकते हैं कि सी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए, यानी सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ए। डिवाइड में भी आप सिमिलरली देख सकते हैं, मॉड्यूलस भी इसी तरह से होते हैं। बाकी सब आप ये रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर। ठीक है, और फिर हम आते हैं द कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर भी आपकी एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही यूज हो जाता है, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, आप इसका ये सिंटेक्स देख सकते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू देन वैल्यू एक्स, अदरवाइज वैल्यू वाई। तो पहले तो हम इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि है क्या। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क, फिर कॉलम्स, एंड देन कंडीशनल एक्सप्रेशन, ये होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। हम कई बार इस ऑपरेटर का भी यूज करते हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए। इफ एल्स का यूज ना कर कर हम इस कंडीशन ऑपरेटर का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाता है, एक ही लाइन में खत्म हो जाता है कोड। तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन वैल्यू ऑफ एक्स, अदरवाइज वैल्यू ऑफ वाई। अब देख सकते हैं कि आप, हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन हम देते हैं क्वेश्चन मार्क से पहले, राइट। क्वेश्चन मार्क और कॉलम के बीच में होता है वो वैल्यू जो कंडीशन के ट्रू होने पर हमें आउटपुट मिलनी चाहिए, और कॉलम के बाद होती है वो वैल्यू जो कंडीशन के फॉल्स होने पर हमें मिलनी चाहिए। एक बार दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन मार्क, कॉलन और कंडीशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से पहले हम अपनी कंडीशन पुट करते हैं कि जो कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में जो स्टेटमेंट होती है
वो हमें एज ए आउटपुट मिलती है। ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद जो वेरिएबल या जो स्टेटमेंट आपने लिख रखी है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है। इसका सिंटेक्स याद रखिएगा, ये भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स में। स्पेशल ऑपरेटर्स इसमें से आप सबसे पहले देख रहे होंगे पॉइंटर टू अ वेरिएबल, कॉमा, ये आपके कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। तो size of returns the size of a variable, size of a where is integer will return 4। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल का साइज पता करना है, जैसे साइज होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीजर का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है, और कुछ सिस्टम्स में वो 2 बाइट होता है। कैरेक्टर का होता है 1 बाइट, और फ्लोट वैल्यूज़ का होता है 8 बाइट। ठीक है। तो अगर हम साइज ऑफ ए की बात करें और ए में मैंने असाइन कर रखा है 3 या कोई अदर इंटीजर वैल्यू, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो आएगा 4, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा होगा साइज ऑफ ए, क्योंकि मुझे पता करना है कि उस वैल्यू का साइज क्या है। और अगर उसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रखी है मैंने, तो मुझे जो साइज मिलेगा वो इंटीजर का मिलेगा, और इंटीजर का मैंने आपको साइज बताया था वो होता है 4। कुछ सिस्टम्स में 2 भी होता है, लेकिन हैंड रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हमें किसी का भी एड्रेस रिटर्न कराना हो या किसी भी वेरिएबल का हमें एड्रेस जानना हो तो हम वहाँ पर %, का यूज़ करते हैं। अ, अगर आपने इनपुट आउटपुट वाले वीडियोस देखे हो जिसमें हमने बेसिक प्रोग्राम्स करे हैं, तो हमने वहाँ पर स्कैनएफ का यूज़ करा, और स्कैनएफ के साथ हमने %, में वैल्यू स्टोर कराई है। %a, %b, हमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करानी होती थी तो हम उसमें %, का यूज़ करा है, क्योंकि हमें वहाँ पर एड्रेस को एक्सेस करने की ज़रूरत है ना, हमें एड्रेस में वैल्यू स्टोर करानी है, राइट। तो जहाँ कहीं भी एड्रेस की बात आ जाती है वहाँ %, आएगा। ठीक है। पॉइंटर्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, अभी तो नहीं। ये पॉइंटर्स के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियोस बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पर इतना ध्यान रखिए कि पॉइंटर भी एक स्पेशल ऑपरेटर होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।